नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है यूपी के खनिज। तो यूपी के खनिज के बारे में हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। यूपी के खनिज संसाधन, यूपी के खनिज संसाधन। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यूपी के खनिज संसाधन, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि अब जो परीक्षा आपको देनी है वो ARO की परीक्षा होनी है, जो कि आयोग 5 तारीख को यानी 5 दिसंबर को कंडक्ट कराएगा। तो खनिज संसाधन पढ़िए, यूपी में अच्छे से पढ़िए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न देखा जाए तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है, कवर करता है आपका ये यूपी स्पेशल। तो सभी चीज़ें यूपी के मैक्सिमम वीडियो में डाल चुका हूँ। कुछ वीडियो 1-2 बचे होंगे तो वो भी डाल दूंगा इम्पॉर्टेंट। तो ये सभी जितने भी वीडियो मैंने सबको लाइन देखिए, आपका परीक्षा में प्रश्न जरूर फंस जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी के खनिज संसाधन। तो यूपी खनिज संसाधन शुरू करने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बता दूं कि यूपी गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है यूपी में खनिज संसाधनों के विकास के लिए। ठीक है, तो चलिए देखें यहाँ पर कि खनिज की दृष्टि पर में देख ले तो खनिज की दृष्टि से पूरा भारत अगर देखें तो काफ़ी हमारे पास खनिज संसाधनों किसी प्रकार से कमी नहीं है। हर तरह के खनिज पूरे भारत में पाए जाते हैं, पूरे भारत में। लेकिन अगर जब हम लोग यूपी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग यूपी को निम्न मध्यम श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा खनिज से संपन्न यूपी नहीं है। ठीक है ना, निम्न मध्यम श्रेणी हमने कहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यूपी का एरिया देखेंगे तो अगर यूपी का मैप आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि मैंने नीचे के कुछ जिले बना रखे हैं। यानी बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है दोस्तों, ध्यान देंगे यहाँ पर, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है यही सबसे ज़्यादा संपन्न क्षेत्र है खनिज के मामले में। ठीक है, और कुछ जो हिमालय का निचला एरिया है वो कुछ क्षेत्र वहाँ पर भी हैं, लेकिन जो मेन एरिया है वो बुंदेलखंड का है। तो याद रखेंगे बुंदेलखंड का एरिया काफ़ी संपन्न है। इसी के आधार पर हम लोग कह भी रहे हैं कि यूपी के जो खनिज की दृष्टि से यूपी जो है वो निम्न मध्यम श्रेणी के अंतर्गत आएगा। निम्न है, मध्यम है, या देखिए निम्न मध्यम। ठीक है, जो खनिज क्षेत्र है यूपी में, या हम लोग पूरे अगर हम लोग भारत के अंदर बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें ज़्यादा संपन्न है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे खनिज क्षेत्र यूपी के हिसाब से देखेंगे तो बिंद क्रम के जो शैलें हैं, जो कि बुंदेलखंडीय क्षेत्र और हिमालय श्रेणी की जो निचला हिस्सा है वो ज़्यादा मतलब खनिज के लिए जाना जाता है यूपी के अंदर। तो उसको ध्यान देंगे। दूसरा ध्यान देंगे कि भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना जो हुई थी 1955 में हुई थी। याद रखिएगा, भूतत्व और खनिज कर्म निदेशालय, इसकी स्थापना क्यों की गई थी दोस्तों? तो याद रखें, खनिज संपदा की खोज करने के लिए, उसके विकास और उससे संबंधित उद्योगों की स्थापना करने के लिए, कि जिससे कि हम खनिज संसाधनों का उपयोग किसी पर्टिकुलर उद्योग में कर सकें। कि जब किसी उद्योग की स्थापना करते हैं तो उसमें रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। उस रॉ मटेरियल के रूप में हम लोग जो खनिज संसाधन हम लोग प्राप्त कर रहे हैं उसके आधार पर हम किसी भी उद्योग की स्थापना करेंगे तो कि कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब चीज़ें भूतत्व खनिज कर्म निदेशालय देखता था, जो कि 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर देखेंगे यूपी का राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना भी महत्वपूर्ण है। विकास निगम, ये परीक्षा में प्रश्न आ चुका है, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? यूपी राज्य खनिज विकास निगम की। और फिर देखिए प्रथम खनिज नीति आई, बहुत देर में आई दोस्तों, भारत मतलब यूपी के अंदर 1998 में आई। समझ रहे हैं ना, तो लगभग काफ़ी लंबा समय बीत गया था आज़ादी के बाद। तो देखेंगे 1998 में प्रथम खनिज नीति आई थी। याद देखेंगे इसको, थोड़ा चीज़ों को जोड़ के देखें। ठीक है, तो 1955 में देखेंगे तो निदेशालय बन गया था, कर्म निदेशालय बन गया था, क्योंकि उस समय पहले तो यही चुनौतियाँ थी कि हम खनिज संसाधनों को पहले खोज ही कर लें, फिर उद्योग की स्थापना कर ले, फिर देखते हैं फिर किस तरह से हम इससे राजस्व वगैरह किस तरह से हम लोग कलेक्ट करेंगे, वो सब चीज़ देखेंगे। फिर उसके बाद फिर आगे चल के 1974 में यूपी राज्य खनिज विकास निधि आ गई। अब विकास, ठीक है, खोज होने लगी धीरे धीरे, अब उसका विकास करने की बारी आई तो विकास निगम की स्थापना की गई। फिर एक नीति बनाई गई कि किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जाए। ठीक है, तो वो 1998 में हुआ। तो हर काम हुआ है लेकिन एक गति के साथ हुआ है ये। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है, जैसे कि मैंने क्षेत्र बता दिया, जाहिर सी बात है जितने खनिज क्षेत्र होंगे वो मैक्सिमम एरिया जो है निचले वाला एरिया होगा, और उन्हीं के आसपास के जो जिले होंगे उसी में हम लोग देखने वाले हैं। तो चीज़ें और आसानी से याद हो जाएंगी कि हमारे दिमाग में रहेगा कि हाँ ठीक है, कि हम जब निचला क्षेत्र पढ़ रहे हैं या ऊपरी क्षेत्र थोड़ा देख रहे हैं तो यहीं पर खनिज होगा और कहीं जाएगा नहीं। तो हम लोग परीक्षा में अगर प्रश्न या बीच कोई जिला दे देता है तो हम आसानी से उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। मगर चीज़ें याद तब भी यहाँ पे कुछ जिले आपके हैं जहाँ पे आपको कन्फ्यूज किया जा सकता है परीक्षा में, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। चूना पत्थर अगर हम देखें तो चूना पत्थर जो है वो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। चुरकडेला जो संबंधित जो आपके खनिज संसाधन है वो मिर्ज़ापुर या सोनभद्र से सोना पत्थर जो है सोना
पत्थर जो है, चूना पत्थर सॉरी, चूना पत्थर जो है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है। ये देखेंगे, ध्यान देंगे सोनभद्र, ये देखिए यहाँ पर आपको नीचे दिखेगा, और ये बगल में आपको यहाँ मिर्ज़ापुर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यह ध्यान देंगे, ये एरिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, कई मामलों में मिर्ज़ापुर और सोनभद्र एरिया इंपॉर्टेंट है, कई खनिजों के मामले में भी है। तो एक तो चूना पत्थर ये है। ठीक है, दूसरा देखिए कोयला। कोयला तो जानते ही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, ये कहाँ पर, ये भी देखिए सोनभद्र के गोंडवाना पत्थर और ये सिंगरौली क्षेत्र में ये पाया जाता है कोयला। तो सोनभद्र ये देख ही रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास हुआ है। ठीक है, इसका उपयोग, इस कोयले का उपयोग कहाँ किया जा रहा है, जब यहाँ से हम लोग कहाँ किया जा रहा है, सभी लोग जानते हैं कोयला का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं कि यूपी में कहाँ पर हो रहा है। तो यूपी के अंदर ओबरा जो ताप विद्युत गृह है और जो सिंगरौली संयंत्र है जो कि यहाँ सोनभद्र में, वहाँ पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे इस कोयले का इस्तेमाल जो कि यहीं से निकाला जा रहा है, वहीं उपयोग कर लिया जा रहा है। ठीक है, फिर देखेंगे बाक्साइट देखते हैं। तो बाक्साइट जो है बांदा और चंदौली, बांदा और चंदौली, ध्यान देंगे बांदा कहाँ है, ये देखिए बांदा ये यहाँ पर, इस जगह पर बांदा है, और चंदौली का है दोस्तों यहाँ पर चंदौली है। ठीक है ना, चंदौली, बांदा यहाँ पर है और चंदौली है। इस जगह से क्या पाया जाता है, बाक्साइट पाया जा रहा है। और बाक्साइट किसका है, इसके एल्युमिनियम का। ठीक है, तो एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए, यहाँ से निकालने के लिए रेणुकूट सोनभद्र में हिंडाल्को कंपनी करती है। याद देखें, तो सोनभद्र में ही कौन सी कंपनी स्थापित है दोस्तों, याद रखिएगा हिंडाल्को। हिंडाल्को किसका निर्माण कर रही है, एल्युमिनियम का। किसका निर्माण कर रही है, एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम का निर्माण जब कर रही है तो वहीं यहीं बाक्साइट के करीब, बाक्साइट कर तो रही है यहाँ एल्युमिनियम का, मगर यहाँ पर जो कच्चा मटेरियल जो आ रहा है, वो एल्युमिनियम जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है दोस्तों, बाक्साइट से आ रहा है। बाक्साइट निकाला कहाँ जा रहा है, ध्यान देंगे बांदा से और चंदौली से। चंदौली तो कम से कम चलो सोनभद्र के नज़दीक है, यह तो आसानी से यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन बांदा दूर है, मगर फिर भी बांदा से निकाला जा रहा है। तो इसका जब चूँकि यहीं पर कारखाना स्थापित किया गया है, हिंडाल्को यहीं स्थापित किया गया है, तो ये सीधे यहाँ पहुँचेगा। तो ध्यान दें कि बाक्साइट जो है, जो कि बांदा चंदौली से निकाला जा रहा है, वहाँ जो बाक्साइट के अंदर से एल्युमिनियम निकाला जाएगा, उसका इस्तेमाल रेणुकूट सोनभद्र में जो हिंडाल्को कंपनी वहाँ पर करेगी। तो इस तरह से आपको जगहों के नाम याद हो जाएंगे। अब देखते हैं डोलोमाइट। डोलोमाइट कहाँ से प्राप्त किया है, मिर्ज़ापुर से। तो मिर्ज़ापुर देखें दोस्तों, ये है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र के ऊपर जिला, ध्यान दें। तो मिर्ज़ापुर डोलोमाइट। कांच बालू, ध्यान देंगे, कांच बालू मतलब कांच बालू का मतलब कांच, इस बालू का इस्तेमाल लोग कांच बनाने में करते हैं, कांच बनाने में। ठीक है ना, तो ये कहाँ से, गंगा यमुना नदी के तटों से या उसके अंदर से तलछटी से, गंगा यमुना की नदी जो है उसके तलछटी से हम लोग बालू प्राप्त करते हैं, जिसमें कांच की मात्रा काफ़ी होती है, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, यानी सिलिका कह सकते हैं हम लोग। सिलिका जो प्राप्त किया जाता है उसके अंदर से हम लोग कांच निकाल लेते हैं, उसका कांच बनाने में इसका उपयोग कर लेते हैं। तो जो इसका नाम रखा गया है कांच बालू। तो गंगा यमुना के नदी क्षेत्र में, नदी से संबंधित जो क्षेत्र होगा उसके आसपास और उसकी तलछटी से निकाला जाता है। हीरा देखते हैं दोस्तों। हीरे का देखिए बहुत ज़्यादा भंडार नहीं है यूपी में देखा जाए, लेकिन कुछ क्षेत्र है जैसे कि बांदा है, बहुत थोड़ी मात्रा में निकाला था, और बाकी मिर्ज़ापुर के जंगलों में है। चूँकि हालांकि ये भी संदिग्ध है कि कितना होगा, तो इतना आइडिया लगाया गया कि मिर्ज़ापुर के जंगलों में और बांदा जो है, जो आपका बांदा क्षेत्र है यहाँ पर हीरा हो सकता है। ठीक है ना। सोना देखते हैं। सोना के लिए जा सकते हैं शारदा और जो रामगंगा नदियाँ हैं उसके रेत में सोना पाया जाता है, तो याद देखेंगे। तांबा देखें, तो तांबा हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर तांबा जो प्राप्त किया जाता है ललितपुर जिले के सोनराय क्षेत्र है। तो ललितपुर दोस्तों कहाँ, ये देखिए ललितपुर, यहाँ पर देखेंगे आप लोग। ये जो तांबा होता है ये प्राप्त कहाँ किया जाता है, आग्नेय और परतदार चट्टानों की नसों में ये पाया जाता है। तो तांबा किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है ये भी ध्यान दें। आग्नेय और परतदार चट्टानों में पाया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। आग्नेय और परतदार चट्टान, आग्नेय और परतदार, याद रखें, आग्नेय और परतदार, ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो तांबा कहाँ से, आग्नेय परतदार चट्टानों में पाया जाता है, ललितपुर जिले और सोनराय क्षेत्र, याद रखिएगा। ललितपुर इसका मतलब आग्नेय चट्टानों का और परतदार चट्टानों का विकास यहाँ पर हुआ है। फिर देखें संगमरमर। तो संगमरमर आप लोग के दिमाग में संगमरमर जब आता होगा तो राजस्थान आता होगा। ठीक है, प्रदेश के रूप में राजस्थान आता होगा, लेकिन अगर यूपी में जाएंगे तो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर याद रखिएगा। यहाँ पर देख रहे हैं सोनभद्र और मिर्ज़ापुर काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत काफ़ी प्रोमिनेंट एरिया है। एस्बेस्टस देखते हैं। एस्बेस्टस जो कि मिर्ज़ापुर में है। जिप्सम देखेंगे झांसी और हमीरपुर। झांसी कहाँ है, ये है,
और हमीरपुर इसी के ऊपर आपको हमीरपुर देखने को झांसी के ऊपर ही मिल जाएगा। यहाँ पर ऊपर बना दे हमीरपुर है, इस जगह पर हमीरपुर है, ठीक है, यहाँ पर हमीरपुर है, ठीक है दोस्तों। तो हमीरपुर और झांसी, ठीक है, यहाँ पर जिप्सम पाया जाता है। यूरेनियम देखते हैं, यूरेनियम एकमात्र क्षेत्र है ललितपुर जहाँ से यूरेनियम, और यूरेनियम जानते हैं काफ़ी भारी धातु है, मतलब सभी धातुओं में सबसे भारी धातु यूरेनियम ही है। फिर देखते हैं सेल खड़ी, हमीरपुर और झांसी में पाया जाता है, हमीरपुर और झांसी में सेल खड़ी। और रॉक फॉस्फेट बांदा ललितपुर में, ललितपुर और बांदा में रॉक फॉस्फेट है, और ग्रेफाइट हमीरपुर में ग्रेफाइट है। देख लेंगे यहाँ पर चीज़ों को, मैप के अनुसार चीज़ें को देखेंगे तो आसानी से याद आ जाएगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं एक बार फिर से बता दूँ आपको, जो चीज़ें याद करनी है मुख्य रूप से संगमरमर जरूर याद रखें आप लोग, ठीक है, यूरेनियम याद रखें, यहाँ से ग्रेफाइट हमीरपुर याद रखें 3। यहाँ पर जब आएंगे ये कोयला याद रखें, कोयला कौन सा क्षेत्र है, बॉक्साइट का क्षेत्र याद रखें, फिर कांच बालू का क्षेत्र याद रखें, हीरे का क्षेत्र याद रखें, और सोने का क्षेत्र याद रखें। कम से कम इतने क्षेत्र तो ध्यान रखें जिससे आप परीक्षा में अगर कुछ भी कोई भी खनिज इधर उधर से पूछता है तो आप एलिमिनेट करने में आसानी हो। और अगर मेन चीज़ याद रहेगी तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। खनिज जो कि यूपी से जुड़ा हुआ है, बाकी खनिज तो पूरे भारत में खनिज तो आपको पढ़ना ही है। उससे रिलेटेड काफ़ी वीडियो पढ़े हैं, आप जाके चैनल पर सर्च कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। खनिज संबंधित जितनी भी डिटेलिंग हो सकती है सभी डिटेलिंग के साथ आपको चीज़ें बताई गई हैं, वहाँ पर मैप के माध्यम से चीज़ें बताई गई हैं। पूरे भारत के खनिज, चाहे वो कोयला हो चाहे यूरेनियम हो, सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। तो वहाँ पर आप देखेंगे जाके तो आपको पूरी चीज़ में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो आपको मिलेगी नहीं है। और हम लोग कंटिन्यू कोई हर चीज़ों को अपडेट भी करते रहते हैं, ठीक है, परीक्षा के अकॉर्डिंग चीज़ों को अपडेट करते थे जिससे कि बच्चे जो हैं आसानी से परीक्षा में क्वेश्चन को अटेंड कर सकें। ऐसा नहीं है कि पुरानी चीज़ें रहेंगी, आपको हमेशा अपडेटेड चीज़ें मिलती रहेंगी। परीक्षा जैसे जैसे परीक्षा का पैटर्न बदलेगा वैसे वैसे चीज़ें भी अपडेट होती रहेंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।